टूर्नामेंट ऑफ पावर के खत्म होने के बाद हमारे सभी दोस्त अपनी अपनी जिंदगी सामान्य रूप से जीने लगे। गोकू हमेशा की तरह बिना किसी चिंता के ट्रेनिंग कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि फ्यूचर में उसके लिए कितना बड़ा लक इंतजार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर जेनो पैलेस पर हालात ठीक नहीं थे। दोनों जेनोसामा को शक होने लगा था कि ग्रैंड प्रीस्ट दाइशिन कान किसी तरह की गद्दारी की योजना बना रहा है। वे नोटिस कर रहे थे कि दाइशिन कान का व्यवहार अजीब हो गया था। वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करने लगा था और अक्सर जेनोसामा को अकेला छोड़कर चला जाता था। हालांकि जेनोसामा के पास उनके 4 जेनो अटेंडेंट्स थे, लेकिन वे सभी दाइशिन कान के सामने बहुत कमजोर थे, यहां तक कि एंजल्स के सामने भी। एक दिन दाइशिन कान यूनिवर्स 12 से लौट कर आया। तुम कहाँ थे? एक जेनोसामा ने पूछा। हाँ, तुम कहाँ गए थे? दूसरे जेनोसामा ने भी वही सवाल दोहराया। दाइशिन कान ने झुककर कहा, माय लॉर्ड, मुझे क्षमा करें, मैं यूनिवर्स की निगरानी कर रहा था। तुम यहां से भी निगरानी कर सकते हो, एक जेनोसामा ने कहा। हाँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहता था, दूसरे जेनोसामा ने शक भरे स्वर में कहा। दाइशिन कान ने शांति से जवाब दिया, मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सामने जाकर देखना जरूरी होता है। दोनों जेनोसामा ने अपनी बाहें मोड़ लीं। वे इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। अगर मैं यहां रहता तो आप दोनों बहुत बोर हो जाते, दाइशिन कान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, एक जेनोसामा बोला। हाँ, ठीक है, दूसरे जेनोसामा ने भी सहमति दी। लेकिन इसके बावजूद दोनों जेनोसामा का शक खत्म नहीं हुआ। कुछ ही दिनों बाद दाइशिन कान फिर से कहीं चला गया। इस बार जेनोसामा ने उसे अपनी क्रिस्टल बॉल से खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे ढूंढना बेहद मुश्किल हो रहा था। आखिरकार एक पल ऐसा आया जब उन्हें उसकी झलक दिखाई दी। दाइशिन कान वीज, वाडोज और मार्कारिटा के साथ था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वे सभी यूनिवर्स 5 में मौजूद थे। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, एक जेनोसामा ने कहा। मुझे भी नहीं, दूसरे जेनोसामा ने सहमति जताई। दोनों जेनोसामा ने अपने चारों जेनो अटेंडेंट्स को सीरियस नजर से देखा। इस बारे में अगर एक शब्द भी बाहर गया तो हम तुम्हें इरेज कर देंगे, दोनों जेनोसामा ने एक साथ कहा। जेनो अटेंडेंट्स ने चुप रहने की कसम खाई। कुछ मिनटों बाद सीन बदलता है। हम देखते हैं कि गोकू खेत में काम कर रहा था। वो अपना ट्रैक्टर चला रहा था। तभी अचानक जेनो अटेंडेंट्स उसके सामने प्रकट हो गए। हेलो, गोकू ने हैरानी से कहा। जेनो अटेंडेंट्स ने गोकू के हाथ पकड़ लिए और पलक झपकते ही उसे वहां से ले गए। कुछ ही सेकंड में गोकू जेनो पैलेस पर पहुंच गया। क्या हुआ? मैं यहां क्यों हूं? गोकू ने कुछ भी न समझते हुए पूछा। चुप रहो, दोनों जेनोसामा ने कहा। अरे, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तो बस काम कर रहा था, गोकू ने सफाई दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जेनोसामा ने कहा। हाँ, अब इसके लिए समय नहीं है, दूसरे जेनोसामा ने जोड़ा। फिर दोनों जेनोसामा ने गोकू को दाइशिन कान पर अपने शक और एंजल्स के संभावित षड्यंत्र के बारे में बताया। गोकू ने कहा, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आप सब बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं यहां जरूरी हूं। गोकू, हमें चाहिए कि तुम हमारे पापा बनो, एक जेनोसामा ने कहा। हाँ, अगर तुम हमारे पापा बनोगे तो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और तुम्हें नई एनर्जी मिलेगी, दूसरे जेनोसामा ने उत्साह से कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका जवाब कैसे दूं, गोकू ने हैरानी से कहा। क्यों? दोनों जेनोसामा ने गंभीरता से पूछा। क्योंकि आप तो पहले से ही पैदा हो चुके हैं। मैं आपका पिता कैसे बन सकता हूं? हमारे पिता कहाँ हैं? गोकू ने पूछा। क्या उनका देहांत हो गया? गोकू ने धीरे से कहा। हाँ, दोनों जेनोसामा ने एक साथ जवाब दिया। गोकू के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। लेकिन तुम उनकी जगह ले सकते हो, एक जेनोसामा ने कहा। तुम्हें बस उनकी स्मृतियों से फ्यूजन करना होगा, दूसरे जेनोसामा ने समझाया। रुको, क्या? गोकू पूरी तरह हैरान था। जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है, एक जेनोसामा ने कहा। तभी जेनोसामा में से एक ने एक जेम मणि निकाली और गोकू को थमा दी। इसमें मेरे पिता की यादें हैं, तुम्हें इसी जेम का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन सावधान रहना, दूसरे जेनोसामा ने चेतावनी दी। कोई भी तुम्हें ऐसा करते हुए नहीं देखना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम इसे ऐसी जगह इस्तेमाल करो जहां कोई तुम्हें देख न सके। मैं समझ गया, लेकिन मैं एंजल्स से कैसे छुपूं? गोकू ने पूछा। कोई तरीका ढूंढो, एक जेनोसामा ने सख्ती से कहा। क्या मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पर भरोसा कर सकता हूं? गोकू ने पूछा। कर तो सकते हो, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा है। अगर उन्होंने किसी एंजल से बात कर ली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस काम को जितना हो सके उतना चुपचाप करना। इसके बाद दोनों जेनोसामा ने अपने जेनो अटेंडेंट्स को इशारा किया और वे गोकू को वापस अर्थ पर छोड़ आए। गोकू फिर से अपने खेत में खड़ा था। वो पूरी तरह उलझा हुआ था। ओह गॉड, अब मुझे ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां मैं ये जेम इस्तेमाल कर सकूं, गोकू ने खुद से कहा। कुछ समय बाद दाइशिन कान जेनो पैलेस पर वापस लौटा। जैसे ही उसने दोनों जेनोसामा को देखा, उसके दिल में एक अजीब सी भावना जाग उठी। कुछ गड़बड़ है, उसने सोचा। क्या हुआ? दोनों जेनोसामा ने एक साथ पूछा। दाइशिन कान ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन माहौल में फैली बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी।
ये सुनते ही दोनों जेनोसामा घबरा गए। उन्हें शक हो गया कि ये गोकू की मौजूदगी की गंध हो सकती है। ये इन्हीं की वजह से है। एक जेनोसामा ने अपने जेनो अटेंडेंट्स की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, जरूर इन्होंने ही कुछ किया है, दूसरे जेनोसामा ने भी कहा। चारों जेनो अटेंडेंट्स बुरी तरह घबरा गए, लेकिन वे समझ गए कि उन्हें बात को संभालना होगा। हमें माफ कीजिए, उन्होंने झिझकते हुए स्वीकार किया। कितनी शर्म की बात है, दाइशिनकान ने कहा। जाओ और पहले स्नान करो। जेनो अटेंडेंट्स ने राहत की सांस ली। इधर गोकू कामी लुकआउट डेंडेज लुकआउट पर पहुंच गया। गोकू, मैं देख रहा हूं कि तुम आए हो, पिकोलो ने कहा। मिस्टर गोकू, क्या हम आपकी किसी तरह मदद कर सकते हैं? डेंडे ने पूछा। गोकू ने मन ही मन सोचा, मैं उन पर भरोसा करता हूं, लेकिन अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो वे बस डर जाएंगे और असल में मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। हेलो, गोकू ने कहा। मैं जानना चाहता था कि क्या मैं हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर का इस्तेमाल कर सकता हूं? इसी ड्रेस में ट्रेनिंग करोगे? पिकोलो ने पूछा। तभी गोकू को एहसास हुआ कि वो अभी भी खेत में काम करने वाले कपड़ों में ही था। अरे, मैं बदलना ही भूल गया, गोकू हंसते हुए बोला। हमारे साथ मजाक मत करो गोकू, पिकोलो ने सख्त लहजे में कहा। जरूर कुछ हुआ है, तभी तुम इस हालत में यहां आए हो। हाँ, कुछ हुआ है या शायद नहीं, गोकू ने कहा, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप लोग मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। कम से कम हमें बता तो दो कि बात क्या है, डेंडे ने कहा। ठीक है, पिकोलो ने बीच में रोकते हुए कहा, तुम हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में जाओ। पिकोलो ने गोकू की ओर इशारा किया और एक पल में उसके लिए नया ट्रेनिंग यूनिफॉर्म बना दिया। बहुत धन्यवाद, गोकू ने कहा और वहां से जाने लगा। और इस बार बोतलें खुली मत छोड़ देना, जैसे पिछली बार किया था, पिकोलो ने पीछे से कहा। माफ करना, गोकू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और आगे बढ़ गया। आपने उसे सब कुछ बताने क्यों नहीं दिया? डेंडे ने पूछा। वो काम वाले ड्रेस में आया था, पिकोलो ने कहा। वो यहां ट्रेनिंग के लिए नहीं आया था, और सच कहूं तो अगर हम कुछ कर ही नहीं सके तो न जानना ही बेहतर है। इसके बाद गोकू हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में एंट्री करता है। वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार था। ठीक है, उम्मीद है ये सब सही से हो जाए, गोकू ने खुद से कहा। उसने वो जेम निकाली, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस्तेमाल कैसे करें। अरे नहीं, मैं ये पूछना ही भूल गया कि इसे चलाते कैसे हैं, गोकू ने सिर पकड़ते हुए कहा। गोकू ने जेम को ध्यान से देखा, लेकिन कोई तरीका समझ नहीं आया। कोई बटन तो होगा, कोई सीक्रेट वर्ड या कोई कोड, गोकू बुदबुदाया। उसने जेम को अपने माथे पर रखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे तो मैं जेनोसामा की मदद नहीं कर पाऊंगा, गोकू ने चिंता से कहा। अचानक जेम चमकने लगी और उससे पावरफुल एनर्जी बाहर आने लगी। शायद इसका नाम लेना ही होगा, गोकू ने कहा। उसी पल गोकू का पूरा शरीर एनर्जी से ढक गया। उसकी आंखें सफेद रोशनी से चमकने लगीं। गोकू जोर से चिल्लाया और उसके मुंह से एक पावरफुल एनर्जी बाहर निकल पड़ी। पूरी चैम्बर जोर से कांप उठी। गोकू की मसल्स फैलने लगीं और उसकी नसें साफ दिखाई देने लगीं। एक पावरफुल एनर्जी एक्सप्लोजन के बाद गोकू के बाल कुछ पलों के लिए सफेद हो गए। बेटा, एक आवाज गूंजी। इसके बाद गोकू बेहोश हो गया। उसके बाल फिर से अपने पुराने रंग में लौट आए और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। कई घंटे बाद गोकू की आंखें खुलीं। उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी शांति फैल रही है। वाह, अब मेरे पास जेनोसामा के पिता की यादें हैं, गोकू ने धीरे से कहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में जेनोसामा का पिता हूं। गोकू को याद आने लगा जेनोसामा का जन्म, उनका सिंहासन पर बैठना और उनकी आखिरी घड़ियां। नहीं, जेनोसामा मेरा बेटा है, गोकू ने सीरियस होकर कहा। फिर उसे जेनोसामा के वे शब्द याद आए जिनमें उन्होंने कहा था कि एंजल्स कुछ साजिश कर रहे हैं। ये हो नहीं सकता, गोकू ने सोचा। मैं हमेशा ग्रैंड प्रीस्ट दशकन पर भरोसा करता आया हूं, लेकिन अगर मेरे बेटे ने यह कदम उठाया है तो उसे जरूर किसी बात का शक होगा। मुझे जेनोसामा पर भरोसा करना होगा। इसके बाद गोकू ने कठिन ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो एंजल्स की एनर्जी के बराबर पहुंचने की कोशिश करने लगा और गॉड की तकनीकों का अभ्यास करने लगा। अब उसके पास जेनोसामा के पिता की यादें और अनुभव थे। उसे बस अपने शरीर को उस एनर्जी के अनुसार ढालना था। उधर ग्रैंड प्रीस्ट अब भी जेनोसामा से बचता फिर रहा था। सच्चाई ये थी कि वो सच में तख्ता पलट की योजना बना रहा था। ग्रैंड प्रीस्ट यूनिवर्स 10 पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात अपनी बेटी कुसू से हुई। उस समय रामशी वहां मौजूद नहीं था। बेटी, यहां सब कुछ कैसा चल रहा है? ग्रैंड प्रीस्ट ने पूछा। फिलहाल सब ठीक है, कुसू ने जवाब दिया। तभी वाडोज वहां पहुंची। देरी के लिए माफ करना, वाडोज ने कहा, लेकिन लॉर्ड चांपा अभी तक सोए नहीं थे। वो एक छोटे बच्चे की तरह हैं। कोई बात नहीं, ग्रैंड प्रीस्ट ने कहा, हम अभी अभी शुरू ही हुए हैं, अब ध्यान से सुनो। ग्रैंड प्रीस्ट ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सभी 12 एंजल्स को उस दिन और उस समय तैयार रहना होगा जब मैं आदेश दूं।
बेरस पहले ही मुझसे इस बारे में बात कर चुका है, वार्डोज ने कहा। मैं जेनो पैलेस से बार बार बाहर नहीं जा सकती, इसलिए मुझे अपनी यात्राएं रोकनी होंगी। अब छुपकर जगह ढूंढना और भी मुश्किल हो गया है। ग्रैंड प्रीस्ट ने समझाया, याद रखना, तुम्हारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम्हें देखते न रहें। वे भले ही बेकार हों, लेकिन जरा सी गलती पूरी योजना खराब कर सकती है। रामशी की कोई चिंता नहीं, कुसु ने कहा। वो इतना आलसी है कि मुझे उसे सुलाने के बजाय जगाना पड़ता है। चांपा मुझे बहुत परेशान करता है, वार्डोज ने कहा। वो मुझसे ऐसे चिपका रहता है जैसे मैं उसकी माँ हूं। ग्रैंड प्रीस्ट ने ठंडे स्वर में कहा, जब सही समय आएगा तो मैं सबको सुला दूंगा। मुझे अब निकलना होगा। मुझे बाकी यूनिवर्स से भी मिलना है। तुम दोनों यहीं रहो। मुझे नहीं चाहिए कि ये ज्यादा साफ दिखे कि एंजल्स एक यूनिवर्स से दूसरे में जा रहे हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वहां से चला गया। वार्डोज और कुसु भी चुपचाप अपने अपने यूनिवर्स लौट गईं। ग्रैंड प्रीस्ट लगातार एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में घूम रहा था, अपने बच्चों के साथ हमले की तैयारी कर रहा था। लेकिन ये कोई आसान योजना नहीं थी, क्योंकि सभी को एक ही समय पर बिल्कुल सही ढंग से काम करना था। मैं घबराया हुआ हूं, एक जेनोसामा ने कहा। हाँ, मैं भी, दूसरे जेनोसामा ने जवाब दिया। क्या हम सब कुछ इरेज नहीं कर सकते? पहले जेनोसामा ने पूछा। लेकिन हम एंजल्स को इरेज नहीं कर सकते, दूसरे जेनोसामा ने गंभीरता से कहा। यह सही है, पहले जेनोसामा ने मान लिया। उसी समय ग्रैंड प्रीस्ट वापस लौट आया। आप बहुत ज्यादा बाहर जा रहे हैं, दोनों जेनोसामा ने एक साथ कहा। मुझे क्षमा करें माय लॉर्ड, ग्रैंड प्रीस्ट ने झुकते हुए कहा। मैं वादा करता हूं कि अब कुछ समय यहीं रुकूंगा। चारों अटेंडेंट्स बेहद तनाव में थे। उन्हें लग रहा था कि किसी भी पल कुछ भयानक हो सकता है और सबसे पहले वे ही उसका शिकार बनेंगे। एक पूरा दिन बीत गया। इसके बाद गोकू हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर से बाहर निकला। उसका यूनिफॉर्म नया और चमकदार था और यह बात पिकोलो और डेंडे दोनों का ध्यान खींच लेती है। गोकू, क्या तुम सच में ट्रेनिंग कर रहे थे? पिकोलो ने पूछा। ये सच है, डेंडे ने कहा। आमतौर पर जब वो बाहर आता है तो उसका यूनिफॉर्म पूरी तरह खराब होता है। चिंता मत करो, गोकू ने बिना ज्यादा भाव दिखाए कहा। सब ठीक है। गोकू, क्या तुम हमें बताओगे कि हुआ क्या था? पिकोलो ने पूछा। गोकू ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल वो ऐसे गायब हो गया जैसे कभी वहां था ही नहीं। वो शरारती, पिकोलो गुस्से में बोला। मिस्टर पिकोलो, क्या आपने भी कुछ अजीब देखा? डेंडे ने पूछा। क्या? पिकोलो ने उलझन में कहा। वो यहां से चला गया, लेकिन उसने टेलीपोर्टेशन नहीं किया। उसने उंगलियां ही अपने माथे पर नहीं रखीं। यह सच है, पिकोलो ने गंभीरता से कहा। क्या उसने बिना दूसरों की एनर्जी महसूस किए टेलीपोर्ट करना सीख लिया है? हाँ, ऐसा ही लगता है, डेंडे ने जवाब दिया। उसी समय गोकू लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर पहुंच गया। उसकी अचानक मौजूदगी ने विस और बीरस दोनों को चौंका दिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? बीरस ने पूछा। टूर्नामेंट ऑफ पावर को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मुझे जेनोसामा के पास जाना है, गोकू ने कहा। क्या मैं वजह जान सकता हूं? विस ने शांति से पूछा। गोकू ने मन ही मन सोचा, अगर मैं अकेला गया तो सबका ध्यान मुझ पर चला जाएगा, इसलिए मुझे किसी के साथ जाना होगा। कुछ नहीं, गोकू ने ऊपर से कहा। मैं बस उनसे मिलना चाहता हूं। ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, बीरस ने सख्ती से कहा। तुम जरूर कोई बड़ी गड़बड़ कर दोगे, गोकू ने मन में सोचा। मुझे कोई बहाना ढूंढना होगा। गोकू लगातार बीरस से रिक्वेस्ट करता रहा, जिससे बीरस थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। वीस, क्या आप मुझे ले चलेंगे या नहीं? गोकू ने पूछा। तुम समझते क्या हो खुद को? बीरस गुस्से में बोला। वीस से इस तरह बात कर रहे हो? अरे, मुझे ज्यादा विनम्र होना चाहिए, गोकू ने मन ही मन सोचा। वीस, प्लीज, गोकू ने धीरे से कहा। अब और क्या कर सकता हूं? वीस ने थोड़ी झुंझुलाहट के साथ कहा। वैसे तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? वीस ने पूछा। मैंने जेनोसामा से वादा किया था कि मैं उनके साथ खेलने आऊंगा, गोकू ने जवाब दिया। और आप जानते हैं, उन्हें नाराज करना ठीक नहीं। मत कहना कि तुमने फिर से ऐसा वादा कर लिया, बीरस ने डरते हुए कहा। हाँ, गोकू ने सिर हिलाया। उन्होंने खुद मुझसे कहा था टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद। बीरस गुस्से में बोला। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुम एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर की बात न छेड़ दो। समझो, तुम्हारी ये दोस्ती 12 यूनिवर्स के भाग्य पर टिकी है। अगर तुमने एक भी गलती की तो सब कुछ इरेज हो सकता है। बस करो, अपना मुंह बंद रखो। बीरस चौंक गया। गोकू खुद भी हैरान था। उसे एहसास हुआ कि वो बीरस से चिढ़ रहा है। ये असर था जेनोसामा के पिता का एक हिस्सा बनने का। बीरस धीरे धीरे एक डरावनी मुस्कान के साथ गोकू के पास आया। लगता है तुम समझ नहीं रहे। मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूं, मुझे सम्मान चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण मर्टल मुझे इतना गुस्सा दिला सकता है। बीरस ने गुस्से में अपना हाथ आगे बढ़ाया, मानो एनर्जी का इस्तेमाल करने वाला हो। बीरस ने धमकी भरे स्वर में कहा,
तुम्हारा अस्तित्व इस यूनिवर्स के लिए एक छिपा हुआ खतरा है, बल्कि सभी यूनिवर्स के लिए। वीस चुपचाप ये सब देख रहा था। गोकू में कुछ अलग है, वीस ने मन ही मन सोचा। अचानक गोकू ने एक तेज और सटीक वार से बीरस के पेट पर पंच मारा। बीरस हवा के लिए तरस गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और जोर जोर से खांसते हुए सांस लेने की कोशिश करने लगा। लॉर्ड बीरस, ये तो बहुत वीस बोलने ही वाला था। शर्मनाक नहीं होता, गोकू ने शांत स्वर में कहा, जब तुम्हारा सामना तुमसे ज्यादा पावरफुल से हो। बीरस गुस्से से कांपता हुआ खड़ा हुआ। क्या तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो? बीरस ने गोकू की ओर पंच से हमला किया, लेकिन गोकू एक ओर फिसल गया। अगले ही पल उसने बीरस की पसलियों पर सीधा किक मारा, जिससे बीरस कुछ कदम पीछे हट गया। तभी गोकू ने उस पर एक पावरफुल एनर्जी वेव दाग दी। बीरस ने उसे एक बार में रोक तो लिया, लेकिन टकराव के उसी पल उसे भारी दबाव महसूस हुआ। उसकी कलाई शून्य हो गई और वो उसे पकड़ने पर मजबूर हो गया। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद ये इतना पावरफुल हो गया? बीरस ने मन ही मन सोचा। गोकू सावधान पोस्चर में आ गया। बीरस ने ध्यान से उसे देखा। ये मुझसे ऐसे पेश आ रहा है जैसे खुद को मुझसे ऊपर समझता हो। क्या इसे सच में लगता है कि ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है? दूर खड़ा वीस सब देख रहा था। उम्मीद है ये बैटल उसे जेनोसामा के पास जाने की इच्छा से दूर कर दे, वीस ने सोचा। बीरस ने धीरे धीरे अपनी एनर्जी बढ़ाना शुरू किया। उसके साथ ही पूरा प्लैनेट हल्का सा कांपने लगा। अगर मैं ज्यादा आगे बढ़ गया तो उन्हें शक हो सकता है कि मेरी एनर्जी एंजल के बराबर है, गोकू ने मन में सोचा। मुझे सावधान रहना होगा और खुद को रोकना होगा। गोकू, क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे? वीस ने पूछा। जरूरत नहीं है, गोकू ने तुरंत जवाब दिया। अरे, मैंने सोचे बिना जवाब दे दिया, गोकू ने मन में सोचा। वाह, कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वीस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अचानक बीरस पूरी एनर्जी के साथ गोकू पर टूट पड़ा। उसने बेहद तेज रफ्तार से पंचों की बारिश कर दी, लेकिन गोकू हर एक वार को आसानी से बचाता रहा। ये तो सारे हमलों से बच रहा है, वो भी बिना किसी फॉर्म में बदले, वीस ने हैरानी से सोचा। अगर मैं ज्यादा बचाव करूं तो शायद लिमिट पार हो जाए, गोकू ने मन में कहा। अचानक बीरस ने दोनों मुट्ठियों से गोकू के सीने पर जोरदार वार किया। गोकू कई मीटर दूर जा गिरा और उसके पैर जमीन पर घिसटते चले गए। गोकू उठ खड़ा हुआ। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। बीरस फिर से पूरी एनर्जी के साथ गोकू की ओर झपटा, लेकिन गोकू तक पहुंचने से पहले ही वो अचानक रुक गया। ये क्या हो रहा है? बीरस ने डरते हुए सोचा। वो वहीं जम गया। गोकू में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या है। दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं खत्म होती है, लेकिन असली रोमांच तो अभी बाकी है। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें।